बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्फ शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कोविड-19 जिसकी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर मज़ीद ख़राब ही हम कहेंगे होती चली जा रही है। 35,719 इस वक्त केसेस जो हैं वो कन्फर्म्ड केसेस हैं। 770 अमवात हो चुकी हैं। 9,695 रिकवर हुए हैं। 13,341 सिंध के हैं। 13,561 पंजाब में हैं। इस्लामाबाद के भी 822 हो चुके हैं। एक छोटा सा इलाका है, ये एक छोटा सा शहर है और उसके अंदर भी 822 जो मरीज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यानी अगर यही तादाद रही तो ईद पे खाली इस्लामाबाद के अंदर जो है खुदा न खास्ता ये तादाद 3 गुना बढ़ ना जाए। बलोचिस्तान में 2,239 है, केपी में 5,252 और 91 एजेके में हो गए हैं, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में। जीबी में भी 482 के करीब मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं। पूरी दुनिया के अंदर भी तादाद लाखों में आ चुकी है, बल्कि पहले से 2 दिन पहले के जो डाटा था वो 42 लाख बता रहा था। अब जाहिर है इससे बहुत आगे बात जा चुकी है। WHO खबरदार कर रहा है, पूरी दुनिया को खबरदार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को WHO ने जो बताया है वो ये कहा है कि 10 अप्रैल से पाकिस्तान के अंदर कोरोना के जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद मुसलसल और एक कसीर तादाद जो है उसका इजाफा देखने को मिल रहा है। ये बता रहे हैं कि जो आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक पंजाब और सिंध में जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हैं उनकी भी कमी है, उनकी तरबियत की भी कमी है। पाकिस्तान की इमदाद के लिए 21.5 मिलियन डॉलर की जो ज़रूरत है वो महसूस की गई है, जिसमें कि 17.3 मिलियन डॉलर्स की कमी का सामना है। बहुत सूरत हाल तशवीशनाक है। और ये भी कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे कम जो है वो वायरस को टेस्ट किया गया है या लोगों को टेस्ट किया गया। ऐसी सूरत में जबकि लॉकडाउन को बढ़ाना था, उस सूरत में पाकिस्तान में लॉकडाउन को नरम कर दिया गया। और अभी कल जो परसों काबीना का इजलास हुआ है उसमें यह फरमाया गया है एक दफ़ा फिर कि लॉकडाउन को मज़ीद नरम किया जाएगा। मज़ीद नरमी से मुराद शायद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक बंद है और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वो ईद से पहले अगर खोल दी जाती है, अगर हवाई जहाज़ उड़ने शुरू हो गए, अगर ट्रेनें शुरू हो गई, अगर जो लोकल बसेज हैं वो शुरू हो गई, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अभी तक जो रूरल एरियाज़ के अंदर ये नहीं हुआ ट्रांसमिट वो भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है और फिर जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री अभी भी बंद है उसके खुलने के बाद क्या होगा। ये याद रहे कि ये बात किसी और ने नहीं कही थी कि 15 से 25 मई के दौरान बड़ा क्रूशल टाइम होगा। ये खुद वजीर आजम पाकिस्तान ने फरमाया था। आपकी याद दहानी के लिए मैं सुनवाई देती हूँ कि उन्होंने कोरोना के बारे में जो डेट्स दी थी वो क्या थी और क्या कहा था। जरा सुनिएगा। सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से नौकरियां चली गई हैं, सब मुश्किल में पड़ गए। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। पूरा लॉकडाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। अगर मैं पूरी तरह लॉकडाउन लगाऊंगा उसके और असरात होंगे और वो सबको मुश्किलें पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता। कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हो। लॉकडाउन का जो आखिरी स्टेज होता है वो कर्फ्यू। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन जो है वो अशराफिया ने करवाया, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। मैं जो डेट्स का था वो मैं ज़रा वो भी सुनवा दूँ आपको, फिर हम इस पे भी आते हैं कि क्यों बार बार वो कहते रहे कि लॉकडाउन होना चाहिए। डेट्स के बारे में ज़रा सुनवाइएगा। हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। एक तरफ उन्होंने कहा कि 15 से 25 के दौरान हॉस्पिटल्स जो हैं वो सूरत हाल ख़राब होगी और ये उस दौरान की बात है जबकि कंटेंट था कदरे पाकिस्तान के अंदर कोरोना। इस वक्त जब पहली रमज़ान के बाद तरावी की इजाज़त मिली और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर रश आप देखने को मिल रहा है, लॉकडाउन जो नरम किया गया है उसके बाद के नताइज ईद के बाद या ईद पे ही आपको जो है वो नज़र आ सकते हैं। मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अशराफिया ने करा दिया। अशराफिया कौन है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बजट आने वाला है, मईशत बहुत बुरी सूरत हाल में है,
कोरोना के उसके ऊपर असरात क्या होंगे और उसका नतीजा क्या सियासत पे निकलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमने सोचा कि इसके लिए पाकिस्तान के जो मारूफ तज्जिया निगार हैं, जिनकी राय बड़ी साहिब है, उनसे बात की जाए। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से हैं, एक बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आप लिखते भी हैं हफ्तावार कॉलम बिजनेस रिकॉर्डर के लिए भी और मुख्तलिफ अखबारों के आप एडिटर भी रहे हैं, डॉन समेत। जनाब फवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डॉन इस्लामाबाद के एडिटर भी हैं और कॉलम भी अपना लिखते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, बहुत मारूफ और सीनियर सहाफ़ी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हैं जनाब मजहर अब्बास साहब, अगेन एक बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफ़त का, आप इनको देखते भी हैं, इनको पढ़ते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले ज़िया साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन था, लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट, स्मार्ट, स्वीट वगैरह वगैरह वगैरह, हैंडसम, इस लॉकडाउन के ऊपर कंफ्यूजन क्यों फैलाया गया और अब जबकि नरम कर दिया गया है तो ये फैसला किस हद तक दुरुस्त फैसला है इस वक्त जबकि पीक पे भी पाकिस्तान नहीं गया कोरोना के हवाले से? आसमा, ये लॉकडाउन के सिलसिले में शुरू से ही कंफ्यूजन रहा है। जिस किस्म से अनाउंसमेंट्स करते रहे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उसके बाद जो सूबों ने जिस अंदाज से लॉकडाउन किया, उसमें लॉकडाउन कंप्लीटली हुआ भी नहीं। जब 23-24 मार्च से लॉकडाउन जो प्रोविंसेस में शुरू हुए तो लगता ये था कि कंप्लीट लॉकडाउन था ही नहीं। लोग फिर भी बाहर निकल रहे थे और कोई जो सोशल डिस्टेंसेस था, जो कोड था, उसको भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। अब जब लॉकडाउन जो रिलैक्स हो गया है तो लोग और भी ज्यादा जो है ना रिलैक्स हो गए। ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को इस मुल्क में अंदाजा ही नहीं है कि वो कोविड-19 होती क्या चीज है, ये वबा है क्या चीज, इससे नुकसानात क्या हो रहे हैं, इंसानी जान इस बुरी तरह से जो है ना इससे खतरे में है। ये हमें एहसास ही, आम पब्लिक को इसका एहसास ही नहीं है। इसकी जो मेन रीजन है कि हुकूमत वक्त जो है ना, उसकी लीडरशिप, जो मेन लीडरशिप है, वो कंफ्यूजन, पहले दिन से कंफ्यूजन फैला रही है। तो मसला यही है कि कंफ्यूजन इतना फैल गया है कि लोगों को ये नहीं पता चल गया, अभी तक नहीं पता चला है कि वो किस किस्म के खतरनाक सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आपने दो जो प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीरें आपने रिले की हैं, उसी से पता चलता है कि हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है कि मई के महीने में, मिडिल ऑफ मई में ये पीक करेगी, लेकिन मिडिल ऑफ मई में उन्होंने रिलैक्स कर दिया। अब इतना बड़ा कंफ्यूजन एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कैसे हो सकता है? फवाद साहब आपकी तरफ आती हूँ। कल आपका कॉलम भी था और बहुत बेहतरीन कॉलम था आपने, जिस पे लिखा जो थेरी है एक इम्यूनिटी की, हर्ड इम्यूनिटी का नाम जिसको दिया जाता है, उसके हवाले से कि आप इतना ज़्यादा फैल जाए कि इम्यूनिटी हो जाए, इम्यून हो जाए सोसाइटी, और उससे कितना नुकसान हो गया। आपने फिगर्स भी कोट किए उसके हवाले से। क्या आपको लगता है कि कोई, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इस पर अमल दरामद नहीं करें, लेकिन है क्या? क्यों हुकूमत ने इजाज़त दी आपके ख्याल में? किस बुनियाद के ऊपर ये सोचे बिना कि इसके नताइज क्या होंगे, किस वजह से जो लॉकडाउन है उसको नरम किया गया आपके ख्याल में? देखिए आसमा, बहुत शुक्रिया। देखिए उसमें मैं आपके सामने जो मुझे समझ आई है कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो क्यों कर रही है, मैं उससे इत्तेफाक करूं ना करूं वो अलग बात है, लेकिन जो मुझे समझ आई है वो ये है कि उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि वजीर आजम साहब ने, जिस तरह के ज़ियाउद्दीन साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि वजीर आजम साहब ने पहले दिन से लॉकडाउन के हवाले से एक ऐसा रवैया रखा है जिसमें उन्होंने उनका ये मानना है कि लॉकडाउन से नुकसान ज्यादा है। और शुरू में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा होगा कि मुझे कोरोना से डर कम और भूख से ज्यादा है। ये जो उनका एक पोजीशन है, एक स्टैंड है, जो भी वजह है उसकी, वो उन्होंने पहले दिन अपना जहन बना लिया। अब जब उन्होंने वो जहन बना लिया तो उसके बाद जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो उस जहन के पीछे चल पड़ी, जो कि होता है अगर कोई एक स्ट्रांग लीडर हो और वो कह दे कि मैं ये मानता हूं, तो बाकी सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब ये एक तरह की अनसेट पॉलिसी बन गई। उसके बाद दीगर मामलात हुए, दीगर फोरम बने, एनसीओसी बना, उसमें और स्टेक होल्डर्स जो इदारे हैं वो शामिल हुए, लेकिन उस तमाम तर कार्रवाई के पीछे वजीर आजम साहब का वो ओरिजिनल जहन था
کہ प्रॉब्लम कोरोना का नहीं है, प्रॉब्लम भूख का है। अब वहां से हम शुरू होते हैं। अब ये तकरीबन 10 हफ्ते हो गए हैं। यहां पे अब जो इस ओरिजिनल ज़हनियत के ऊपर एक चीज और आ गई है, और वो ये है कि हमारा जो डेथ टोल है वो उतना नहीं है जितना कि खतरा था। इस बात को हुकूमत ने पकड़ लिया है। वो कहते हैं देखिए हमें नहीं पता कि क्यों डेथ टोल ज्यादा नहीं है, किसी को नहीं पता, और ये बात उनकी दुरुस्त है। पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि यहां पे कम क्यों है और कहीं और ज्यादा क्यों है। लेकिन क्योंकि वो कम है तो उनका मानना ये, हुकूमत की अब लॉजिक ये है कि क्योंकि कम है इसलिए हमारे अस्पतालों पे वो प्रेशर नहीं है जिसका हमें खतरा था, चुनाचे हम लॉकडाउन को नरम करने का रिस्क ले सकते हैं। और क्योंकि वज़ीर आज़म पहले ये कहते रहे कि उन्हें लॉकडाउन पसंद नहीं है, तो वज़ीर आज़म का ज़हन जो है उसकी तर्जुमानी भी हो जाएगी, और जो कम डेथ रेट है वो भी फैक्टर इन हो जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में मामला गड़बड़ होगा तो फिर क्या होगा, यही सवाल बनता है। हाँ, और अगर उस जवाब है कि जी जब होगा तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। यानी अगर खराब हो गए तो फिर देखेंगे, और अगर बेहतर हो गए तो फिर तो ज़ाहिर है क्रेडिट लेगी गवर्नमेंट के भाई हमने जो परसीव किया था वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मजहर साहब, आपको क्या लगता है लॉकडाउन की जो नरमी का फैसला था वो दुरुस्त फैसला था? बहरहाल एक ये कॉन्सेप्ट तो मौजूद है कि अगर कारोबार बंद हो जाएगा, मईशत का पहिया रुक जाएगा, जो कि रुक गया है, बड़ी बड़ी मईशतें गिर गई हैं। तो हमारी मईशत तो पहले ही 1.5 पे खड़ी थी, हुकूमती जो अदाद-ओ-शुमार है वो 2 कहते थे, अभी 1.5 है, अभी शायद 1 पे चली जाएगी या चली गई है। तो कैसे अफोर्ड किया जा सकता था? दुरुस्त पॉलिसी लगी आपको ये? शुक्रिया आसमा। देखिए, अगर लॉकडाउन का फैसला 26 फरवरी को जब पहला केस आया था उस वक्त पूरे पाकिस्तान में 2 हफ्ते के लिए हो जाता लॉकडाउन, तो आप आज उस क्राइसिस से नहीं गुजर रहे होते जिस क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं। उस वक्त जो पोजीशन ली गई वो उसमें कंफ्यूजन उसी वक्त निकल आया। उस वक्त अपील की गई, फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा गया कि आप जो है वो फ्लाइट सस्पेंड कर दें, बॉर्डर्स क्लोज कर दें, ट्रांसपोर्ट रेलवे बंद कर दें, लेकिन वो चीज़ नहीं की गई। देखिए, अब लॉकडाउन करने का वो फायदा नहीं, क्योंकि अब वायरस आ गया है, अब वायरस फैल रहा है। अब आप लॉकडाउन कर भी लें तो उसके वो असरात नहीं होंगे। अभी आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले मैं BBC पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड में उन्होंने वो सक्सेस स्टोरी बता रहे थे न्यूजीलैंड की, किस तरीके से वहां एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मास्क नहीं पहने हुआ था। यानी उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से कामयाब हुए शुरू में लॉकडाउन कर। तो हमारे यहाँ ये जो देखिए अब क्या होगा, अब आप भूख नहीं मिटा सकते हैं, अब आप बेरोजगारी नहीं बचा सकते हैं, लेकिन उसके साथ वायरस भी फैला रहे हैं। तो अब ये हो रहा है कि आपके क्राइसिस जो है वो मल्टीपल हो गए हैं। बिल्कुल। कि अब जब भी आप इंडस्ट्री खोलेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आनी है, दुनिया भर में आ रही है, यहाँ भी आ रही है। उससे भूख फैलेगी, जब भूख फैलेगी और वायरस ऑलरेडी फैल चुका होगा तो ना आप बेरोजगारी पे काबू पा सकते हैं, बल्कि बेरोजगार लोगों में वायरस की शरह बढ़ जाएगी। और दूसरे, हॉस्पिटल की कैपेसिटी इतनी नहीं है जिस तरह WHO वार्न कर रहा है कि एक तो ये सब रहेगा, और दूसरा ये कि 2 लाख से ज्यादा अफराद जुलाई तक पाकिस्तान में इन्फेक्ट हो सकते हैं। आप तसव्वुर करें कि आपके पास कोई प्लान है। हमने लॉकडाउन को हीरो और विलन में वो कर दिया है। लॉकडाउन हीरो उनके लिए है जो समझते हैं कि लॉकडाउन के जरिए वायरस को कम किया जा सकता है। लॉकडाउन विलन उनके लिए है जो ये समझते हैं कि लॉकडाउन के जरिए, लॉकडाउन के नतीजे में बेरोजगारी बढ़ेगी और गुर्बत बढ़ेगी। तो हमने एक तकसीम कर दिया है कौम को, और एक ऐसी नस्ल भी, एक ऐसी सेक्शन भी उभर आया है और बड़ी तादाद में उभर रहा है जो ये बिलीव ही नहीं करते कि ये वायरस है, जो ये यकीन ही नहीं कर रहे हैं। भी बहुत ज्यादा कि जी ये तो बस खामखा में फैलाया गया है। लेकिन जब आप देखें ना कि मतलब अगर इतने बड़े लेवल के ऊपर आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं, आपने कितने लोगों को देखा है मास्क पहने हुए? पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया क्योंकि 3 महीने, क्योंकि जी कोविड ना फैल जाए, और जब बुलाया है तो उसमें लोगों ने एहतियात भी की है। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि चूंकि वायरस फैल रहा है तो लिहाजा इसको नहीं होना चाहिए था। ज़िया साहब, ये कोई हिकमत अमली जो है वो आपको हुकूमत की हिकमत अमली या उसकी प्रायोरिटी पे कोरोना से निमटना लिखा नजर आता है, उनकी हिकमत अमली नजर आती है, या अभी भी जो उनकी प्रायोरिटीज हैं वो कुछ और है? प्रायोरिटी का तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि गरीब लोग जो हैं, ये दहाड़ी वाले जो इन्हें
रोज की कमाई करते हैं, रोजाना कमाई करते हैं, अगर उनको बचाने के लिए अगर ये कोशिश ये की जा रही है कि लॉकडाउन को रिलैक्स कर दें, लोग बाहर आएं और अपनी कमाई शुरू कर दें, यानी मेहनत का काम जो है वो शुरू हो जाए और उन्हें पैसे मिले ताकि उनकी रोजाना की जो ग़िज़ाई जरूरियात वगैरह जो है ना उनकी पूरी हो। अगर उनका मकसद ये, हुकूमत का मकसद ये है तो इतना खतरनाक मकसद है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत इन गरीब लोगों की होगी। अगर ये वायरल जो है, ये वबा अगर फैलेगी सबसे पहले गरीबों में फैलेगी। क्योंकि आप सोचें इनके रहन सहन का जो तरीका है, एक दो कमरे में 15 20 लोग रहते हैं, जिनके यहाँ टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है, जिनके यहाँ रनिंग वाटर नहीं है। अगर इस किस्म के लोगों को आप कोशिश ये करें कि उनकी पहले रोजी जो है ना वो उनको प्रोवाइड करें, बजाय इसके कि उनको इस वबा से रोकें, बचाएं, तो ज्यादा मुसीबत तो उन लोगों की होगी। बिल्कुल। प्रायोरिटीज का तो सर ये आलम है कि अगर गरीब लोग जो हैं वो अस्पतालों में जाएंगे तो इस वक्त टेस्ट इतना महंगा है, अद्वियात इतनी महंगी हैं, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है ज्यादा तादाद में। सही। अच्छा, जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास टोटली उसका फुकदान है। अगर ये वबा फैलेगी और ज्यादा लोग जो है ना इस वबा में फंसेंगे तो उनको केयर टेक करने के लिए हमारे पास कोई मेडिकल फैसिलिटी न डॉक्टर्स, न बेड्स हैं, न जिसको कहते हैं ना कि पैरामेडिकल। ऐसा ही है। बिल्कुल। जैसा मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं सर कि अमेरिका बरतानिया की मिसाल दी जाती है, ठीक है उन्होंने कोई बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल नहीं किया, वो कर सकते थे, लेकिन उनके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता उस लेवल के ऊपर हम चले गए तो क्या होगा और इसके असरात क्या होंगे? बजट आने वाला है, बजट के लिए पैसे नहीं है, पैसे और कर्जा जो है वो तारीख का सबसे बड़ा कर्जा है, क्या होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फाद साहब, जिस तरह से ज़िया साहब कह रहे थे, मज़हर साहब कह रहे थे कि सूरत हाल ज़ाहिर है कि ठीक नहीं है और अगले कुछ दिनों में और ख़राब होगी, आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान? आपका बजट आने वाला है, वफाकी बजट, फिर उसके बाद ज़ाहिर है ईद के बाद कुछ अपोजिशन भी की गिरफ्तारियों की खबरें भी सुन रहे हैं, तो कोरोना के असरात सियासत और मईशत दोनों पे होंगे, क्या आपको क्या नज़र आता है सर? आसमा दुरुस्त कह रही हैं। अब देखिए कोरोना का जो उसका एक सियासी पहलू भी है और वो पहलू पहले दिन से जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो गया जब वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि मैं हुकूमत सिंध की पॉलिसी को नहीं मानता, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। उस दिन कोरोना जो है वो सियासत की नजर हो गया था। उसके बाद से अब आप देखिए, जिस तरह अभी आप भी यही बात कर रही थी कि अब कोरोना के ऊपर जो लॉकडाउन है वो एक पब्लिक हेल्थ इशू कम और एक पॉलिटिकल इशू ज्यादा बन गया है। यानी कि आप सोशल मीडिया पे देखें, आप बहस पे देखें तो आपको नजर आता है कि प्रो लॉकडाउन वाले तमाम वो लोग हैं जो पीटीआई के साथ हैं और एंटी लॉकडाउन वाले वो लोग हैं जो पीएमएलएन के साथ हैं या पीपल्स पार्टी के साथ हैं। यानी लॉकडाउन के ऊपर एक इस तरह की दरारें हो गई हैं जैसे कोई लॉकडाउन के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा हो। ये जो है ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि एक ऐसा इशू जिसपे हमें एक तरीके से एक इत्तफाक राय चाहिए था, हमें कम से कम ये कंसेंसस चाहिए था कि हमें इसको मिलकर लड़ना है, वो अब एक सियासत की नजर हो गया है। अब ये जो दरार है, ये जो फॉल्ट लाइन बनी है, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा होती रहेगी बदकिस्मती से। अब हम सब की ये दुआ है अल्लाह ताला करम करे और मामलात खराब न हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर खराब हुए तो आप देखेंगे कि उस खराब पब्लिक हेल्थ सूरत हाल के साथ साथ सियासी तौर पर भी और ज्यादा जो है वो एक तरह की जो है वो रस्साकशी और दस्तो गिरेमा लोग हो जाएंगे। तो बजट सेशन में मुझे ये लगता है कि कोरोना जो है वो और मजीद पार्लियामेंट में भी जो है जो हमने अभी देखा पिछले 3 दिनों में कि वो सियासत की नजर हो जाएगा। और इसका जो इंपॉर्टेंट पहलू है कि इससे लड़ने के लिए एक्चुअली साइंसी बुनियादें क्या हैं वो पीछे हट गई हैं और सियासी बुनियादें सामने आ गई है। बिल्कुल सही बात है मज़हर साहब, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता था, अशराफिया ने करा दिया। पहली बार हमने देखा कि लॉकडाउन करने ना करने के ऊपर वो जो हमें एक सफ़ा था, उस एक सफ़े के अंदर भी अलग अलग तहरीरें जो हैं वो देखने को मिली। तो इसके भी असरात आगे जाके होंगे, क्योंकि
آپ کے ملک کے اندر اتنی پولرائزیشن اس وقت پہ کوئی ادارہ بھی اور خاص کر کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو فہد کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہوا کیا نظر یہ آتا ہے کہ جب شروع کے 26 فروری کے بعد کے اگر آپ 2-3 ہفتے اٹھائیں تو اس میں میڈیا سمیت اکراس دا بورڈ سندھ گورنمنٹ کی تعریفیں شروع ہو گئیں کہ انہوں نے بڑا افیکٹو اقدام کیا، بہت اچھا اقدام کیا. حالانکہ میری نقطۂ نظر سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو ان کا درست تھا، لیکن اس لاک ڈاؤن ہوتا اس لیے کہ آپ اس دوران بہت سے اقدامات کریں کہ فیسلٹیز کو اپڈیٹ وہ کریں، وہ چیزیں نہیں ہوئیں. لیکن اس کے باوجود چیف منسٹر سندھ کی جو شخصیت تھی وہ ابھر کر آئی. سندھ گورنمنٹ کی تعریفیں ہوئیں، میڈیا میں مثالیں دی گئیں، ایون پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی گورنمنٹ نے ان کو فالو کیا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے نظر آیا کہ جو مرکز ہے، جس طرح ابھی فہد بھی کہہ رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر کے لیول پہ انہوں نے شروع میں ہی لاک ڈاؤن کی مخالفت کی اور اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے وہ کیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، اس کی جو بھی وجہ ہے. لیکن نظر یہ آیا کہ انہوں نے پھر ایک کاؤنٹر اٹیک کیا سندھ کے اوپر تھرو ہز فیڈرل منسٹرز جو کراچی سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے اتنا بلیٹنٹلی اٹیک کیا چیف منسٹر پہ اور سندھ گورنمنٹ پہ. اور سندھ گورنمنٹ کی نے جو انیشیٹو لیا تھا دے لاسٹ دیٹ انیشیٹو، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنا وہ کام جاری رکھتے انہوں نے کاؤنٹر اٹیک شروع کر دیا. سندھ نے بھی اٹیک کیا اور پھر وہ ساری سچویشن جو ہے وہ کہاں چلی گئی، یہ سندھ اور مرکز کا جھگڑا بن گیا. بالکل. جبکہ سندھ جو اقدامات کر رہا تھا اس کو پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان فالو کر رہا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کو اپنی اس پوزیشن پہ رہنا چاہیے تھا. اب اتنا پولیٹیسائز چیزیں ہو گئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں اس وقت. حالانکہ انہوں نے ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی بھی بنا دی ہے، اس کے تحت وہ سب چیف منسٹرز وہ بھی بات کرتے ہیں آپس میں، لیکن اس کے باوجود فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں وہ سندھ کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سندھ کو اٹیک کر رہی ہوتی ہے، سندھ کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کو اٹیک کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بیچ میں سے کووڈ-19 جو ہے وہ کہیں مسنگ نظر آ رہا ہے. دیکھو ضیاء صاحب، میں اسی بات کو آگے سب کچھ ہو رہا ہے سوائے کرونا سے نمٹنے کی کوئی واضح پالیسی کے حوالے سے. مطلب 18ویں ترمیم کی بحث آ گئی بیچ میں، نیب کی ترامیم کی بات آ گئی بیچ میں، پھر آپ دیکھ لیں ابھی اپوزیشن کے اوپر نئے مقدمات کی بات آ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ایک پوری الگ ڈائریکشن میں ہے کہ انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور اپوزیشن میں بھی کوئی دمخم نظر نہیں آ رہا ایز سچ، سوائے ایک دو اچھی تقریریں بلاول صاحب نے کی، شاید خاقان عباسی نے، کہ جو اپنا اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بہتر حکمت عملی کے ساتھ حکومت کو ٹف ٹائم دیں. آپ کو اس پہ کیا نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے ان کے ہاتھ میں تو کوئی انیشیٹو ہے نہیں نا. ایک دفعہ جیسا کہ مظہر نے ابھی ٹریس کیا تاریخ کو، جو امیجیٹ تاریخ ہے اس کی کہ کس طرح سے سندھ نے انیشیٹو لیے اور ان کی تعریف شروع ہو گئی ہے. یہ جو تاریخ آپ کو یاد ہے کہ 22 مارچ کو چیف منسٹر سندھ نے اناؤنس کیا تھا میں 4 بجے تقریر کروں گا. بائی دیٹ ٹائم سارے ملک کو پتہ چل چکا تھا کہ سندھ انیشیٹو لے رہا ہے. تو ان ایکسپیکٹڈلی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں 2 بجے تقریر کروں گا. تو دا سیم ڈے 2 یا 3 بجے انہوں نے 2 گھنٹے پہلے تقریر کی اور یہی کہا کہ لاک ڈاؤن میں بلیو نہیں کرتا. یعنی اسی دن سے میرے خیال سے گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی، اور بجائے اس کے کہ وہ قوم کو لیڈ دیتی اس ساری چیز میں، کوئی اسٹریٹجی بناتی، وہ اس بات میں مشغول ہو گئی کہ کس طرح سے سندھ سے انیشیٹو اسنیچ کیا جائے. اور اس ایشو کو انہوں نے اتنا بڑا بنا دیا کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ فارن منسٹر نے اپنی جو تقریر انہوں نے جو کی ہے اسمبلی میں اس میں سندھ کارڈ کا ذکر کر دیا. There was no need for him to mention that. پوری تقریر آپ لے لیں اور سندھ کارڈ کا جو انہوں نے ذکر کیا وہ کیا ضرورت تھی اس کی. ان کا کام یہی تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ پرووک کریں، اپوزیشن کو پرووک کریں، پیپلز پارٹی کو پرووک کریں، اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کو یہ دکھایا جائے کہ ہم اگر ہمارا فیلئر ہوگا وہ اس لیے ہوگا
کہ سندھ نے سندھ کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا. لیکن ضیاء صاحب یہ بدنصیبی کی بات ہے جب کابینہ کے اجلاسوں میں اگر یہ بات ہوگی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کیسے جواب دینا ہے اور کون کون سے وزیروں کو سندھ جانا ہے اور وہاں جا کے سندھ حکومت کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرنی ہے اور بیانات دینے ہیں، تو پھر کیسے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا؟ جی جس کو کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ ہیز لاس اٹس وے. ابھی دیکھیں بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کچھ ایسا بنانا ہوگا ان کو کہ ہماری زندگی جو ہے کووڈ-19 کے ساتھ گزرے، کیسے گزرے، کس طرح سے گزرے، یہ بجٹ میں انہیں انکلوڈ ہونا چاہیے. اب یہ کیسے ہوگا سر؟ یہ تو پالیسی پارلیمنٹ کے اندر کچھ ہے نہیں. میں کوئک بریک لیتی ہوں سر، چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کہ پارلیمنٹ کو پالیسیز بنانی ہے. جس طرح سے پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے، کس طرح سے یہ بجٹ آئے گا، کس طرح سے یہ پالیسیز بنیں گی، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فہد صاحب، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے آپ تینوں کی بڑی ایک صائب رائے ہے، آپ تینوں یہ متفق ہیں اس پہ کہ اگلے 6 مہینے بڑے سخت ہوں گے پاکستان کے معاشی اعتبار سے، اور ظاہر ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی عوام کے اندر انریسٹ ہوگا. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگلے 6 مہینے آپ کو کیا نظر آتے ہیں پولیٹیکلی؟ جوڑ توڑ ہوگا، کیا ہوگا، کس قسم کی سچویشن پاکستان میں آ سکتی ہے؟ دیکھیے اسما، اس میں اگر ہم اس کو دو طریقے سے دیکھیں، ایک تو پبلک ہیلتھ کی صورتحال ہے کرونا وائرس کی، اور وہ جو بھی ہو، یعنی کہ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس ٹائم تو ہم بھی دعا کر سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ ایک دم بہت زیادہ خراب نہ ہوں، لیکن یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی جو انفیکشن ہے وہ پیک نہیں کیا، وہ ابھی اور بڑھنا ہے، انفیکشن زیادہ ہونے ہیں، حالات اور مزید خراب ہونے ہیں. تو اگلے چند ماہ میں مجھے اس طریقے سے کوئی بہتری تو نظر نہیں آ رہی. اچھا، دنیا میں اگر آپ پڑھیں تو دنیا میں بھی جہاں جہاں پیک ہٹ ہو گیا ہے جن ممالک میں، اور وہ کرو فلیٹ ہونے کے بعد اب آہستہ آہستہ کو نارملسی کی طرف آ رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 4 6 مہینے 8 مہینے کم از کم جو ہیں وہ معاملات اسی طریقے سے انسرٹن رہیں گے. اور اب تو WHO نے یہ بھی ایک بیان دے دیا ہے کہ یہ بھی ممکنات میں شامل ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اب ہمارے ساتھ زندگی بھر رہے. ہمیں اس کی ایک اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا اور امید یہ کرنی پڑے گی کہ اس کا جو ویکسین ہے وہ جلدی آ جائے. تو ایک تو بات یہ، یعنی وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب کورونا ختم ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کریں گے، یہ ختم ہونے نہیں جا رہا. اب اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہوگا اور یہ دعا کرنی ہوگی کہ ویکسین آ جائے تو کم از کم اس سے جو ہلاکتیں ہیں وہ رک جائیں. سیاسی طور پر میرا خیال ہے صورتحال اسی سے جڑی رہے گی. اگر ہمارا یہ خیال تھا کہ حالات کچھ اس حوالے سے کچھ مزید بہتر کوارڈینیشن ہوگی یا کچھ سیاسی جو کشتی تھی وہ کچھ تھمے گی، تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں مزید زیادہ ہوگی. یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہم سن رہے ہیں یہ ہونے جا رہا ہے، نیب کی کارروائی تیز ہونے جا رہی ہے، اور عید کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک دم پھر جو ہے وہ سیاسی میدان میں آگ لگنے جا رہی ہے، جو کہ ٹائمنگ کے حوالے سے بہت ہی انفارچونیٹ. بالکل. مصعب، آپ کا کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح سے سچویشن جو ہے وہ بدل سکتی ہے، اور کیا اپوزیشن جو اکنامک سچویشن ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، یا خدا نخواستہ اگر اس طرح کی ہیلتھ سچویشن بنتی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اپوزیشن بہت کمپرومائزڈ ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں، PMLN نے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں یا کر رہے ہیں. شریف جو ہے وہ پریکٹیکلی مجھے پریکٹیکل پولیٹکس سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. زرداری صاحب جو ہے وہ کوارنٹائن میں نظر آتے ہیں. بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی سندھ سے باہر سوچ ہی نہیں رہی کہ سندھ سے باہر پولیٹکس کیا کرنی ہے انہوں نے. رہ گئی بات PTI کی. PTI کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ PTI کے اندر اتنی زیادہ گروپنگز ہیں کہ انہیں باہر کی اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے اندر پنجاب کے اندر اتنی پرابلمز ہیں کہ ان کو باہر کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان ایگریسو ہونے جائیں گے، ایگریسو ہوں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہے اور تیزی سے بڑھیں تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ کووڈ-19 کے بجائے اپوزیشن PTI سے لڑتی رہے. جو اس میں سب سے بڑی پرابلم آنی ہے اور سب سے بڑا ایشو اگلے 3 مہینے میں کھڑا ہونا ہے وہ بے روزگاری کا سونامی ہے. دیکھیے دنیا میں اس وقت امریکہ میں 36 ملین پچھلے 8 ہفتے میں بے روزگار ہوئے ہیں. آسٹریلیا میں کوئی 6 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. پاکستان میں بھی تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے. اس میں انڈسٹریز جب بھی کھلیں گی، آلریڈی انہوں نے بہت سے لوگوں کو وہ کر دیا ہے. ابھی سندھ میں بھی کل میں سعید غنی سے بات کر رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اوبر اور کریم کھولنے جا رہے ہیں
کیونکہ اوبر اور کریم ظاہر ہے اس میں اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگی اگر خیال رکھا جا سکتا ہے, ایس او پیز مینٹین ہو سکتے ہیں. پیش منظر اگر میں یہی سوال اب آپ سے زیادہ پوچھوں, آپ کو پیش منظر کیا نظر آتا ہے؟ کیا خدا نخواستہ کوئی افراتفری تو نہیں پیدا ہوگی جس طرح کی سچویشن ہے, انارکی کسی سچویشن تو نہیں ہوگی, اتھارٹیرینزم زیادہ ہوگا جس طرح سے تحقیق ہو رہی ہے, یا ایسا ہی چلے گا جیسا ہے اس وقت؟ نہیں, میں دونوں کے تجزیے سے اگری کرتا ہوں, فہد کے اور مظہر کے, لیکن جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ ایک سٹیج آئے گی کہ جب اصل رولر جو ہے نا وہ بھی ریئلائز کریں گے کہ انف از انف, اب اس کو یہ بیوقوفی کو ختم کرنا چاہیے. اور دوسری طرف جیسا کہ فہد نے کہا وی ہیو ٹو لیو وتھ کووڈ-19 فار لانگ ٹائم ٹو کم, تو ہم اپنی زندگی جو ہے نا اس طرح سے ری فریم کریں. مثال کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ غذائی پیداوار بڑھائیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت سے ملکوں میں غذائی پیداوار کی کمی ہوگی. بالکل. اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے نہ ٹیکسٹائل کی ہو سکتی ہے, نہ اس کی ہو سکتی ہے لیدر وغیرہ کی ہو سکتی, فلش پروڈکٹ کی کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ غذائی پیداوار کو ہم کو وال ٹو وال جو ہے نا ہمیں غذائی پیداوار کرنی پڑے گی, سفیشینٹ ہونا پڑے گا اس میں. بالکل. جی ہاں, اور ہمیں چاہیے کہ آج ہم ڈکلیئر کر دیں کہ ہم فارن لون جو ہے نا وہ نہیں دیں گے یا ہم اسٹینڈ اسٹل کر دیں گے اس کو, اور یہ بہترین موقع ہے یہ کرنے کا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ اگر جو ضیاء صاحب نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی ہمیں اس کو اپنی جو غذائی قلت ہے اس میں نہیں جانا, ہم ایک زرعی ملک ہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی گندم, چاول, چینی جو کچھ بھی ہے اس کو سنبھال کے رکھیں. آنے والے دن بہت سخت ہو سکیں گے, لیکن اگر حکمت عملی اسی طرح کی رہی اور اگر پرائرٹیز چینج نہ ہوئی حکومت کی اور اتفاق رائے سے پالیسیز نہ بنی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ. گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.